Hello everyone. I welcome you all on Unacademy, India's number one online learning platform. Let's crack it. बेटा आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे आपके सैंपल पेपर के सेक्शन सी और ए और जो भी क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसलिए लिया है बिकॉज दोनों में ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज एमसीक्यू और आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसकी ट्रू और फॉल्स हो गए, वन लाइनर्स हो गए, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसीलिए मैंने इस सीरीज के थर्ड पार्ट में ये लेने का डिसाइड किया। आई होप आप सबको सभी चीज़ें आए एंड इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो आने वाला एग्जाम है ऑफ सोशल साइंस वो कैसा हो सकता है। ओके, एज यू ऑल नो माई नेम इज कविता चौधरी और जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम कविता चौधरी है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MA HRD में किया है, क्लियर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस और मैं लास्ट 1 ईयर से पढ़ा रही हूँ। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्नर्स आपको डाउनलोड करिए और वहां पे जाके आप मुझे फॉलो जरूर करिएगा। अब देखिए बेटा, अगर आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जैसे ही डाउनलोड करोगे यहाँ पे टेस्ट आएगा, उस पर क्लिक करिएगा और ये देखिए ज्वाइन। आपको पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, नाउ यू सी बच्चा, यहाँ पे 12 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन है विच इज ओनली ऑफ 15,000 विच विल गिव यू लाइव क्लासेस फॉर सब्जेक्ट्स डेली, वीकली क्विजेस होंगे, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे एंड टेस्ट सीरीज होगी। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऑब्वियसली दिवाली पे आपको क्या फ्री मिलेगा? दिवाली पे आपको फ्री मिलेगा क्रिएटिव कॉर्नर, which is also a very important thing and which will help you to develop your skill. अब आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो यू जस्ट हैव टू पे ओनली 28,000 विच विल गिव यू इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स विल टीच यू इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, क्रिएटिव कॉर्नर। ये सेम चीजें आपको प्लस में मिली, सेम चीजें आपको आइकॉनिक में भी मिलेगी। इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स विल टीच यू इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, live test and quizzes, creative corner, but iconic में you will also get some star things। वो star चीजें क्या है? पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लान। बस बेटा पढ़ना सिर्फ आपको है, आपके लिए जो भी पूरी प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, जो भी शेड्यूल करना होगा चीजें वी विल डू फॉर यू बस। एंड वी बोथ विल आपके जो मार्क्स है उन्हें डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। दिस इज क्रिएटिव कॉर्नर। इसमें आप देखिए वैदिक मैथ, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, यू कैन लर्न एनीथिंग। ओके, और हर वीक आप एक नई स्किल जरूर सीखोगे, ये मेरी अश्योरिटी है आपसे। तो जाओ बेटा जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी हमारे जो ऑनगोइंग बैचेस हैं उसमें प्राइम बैच में आपका सारा जो भी सिलेबस है उसके क्लासेस होते हैं। देखिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होंगे? मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, फ्रेंच एंड हिंदी। और प्री बोर्ड से पहले आपका मैथ्स का और साइंस का सारा रिवीजन क्लियर हो जाएगा और प्री बोर्ड से पहले आपका सारा जो सिलेबस है दैट इज मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। ऑल द क्लासेस विल बी कंडक्ट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है और कोड इस्तेमाल करिएगा KAVITA कविता। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट का या एक बार, सब्जेक्ट नहीं एक बार अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, नहीं नहीं, आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना और आपको सभी सब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर मिल जाएंगे। नाउ यू सी, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे डेफिनेटली दिवाली ऑफर है तो 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। तो जाइए फोन उठाइए और जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले बेटा जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका सेक्शन ए।
इसमें क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, कमेंट करिएगा जल्दी से कमेंट सेशन में. ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, identify the correct statement with regard to the Act of Union 1707 from the following options. Okay, सबसे पहले, the British monarchy surrendered the power of English Parliament. The British Parliament seized the power from Ireland. The formation of the United Kingdom of Great Britain or the British nation was formed as a result of a war with Scotland and Wales. Come on बेटा, 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ, जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेशन में. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है? जो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था, द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. Which of the following treaty reorganized Greece as an independent nation? चलो बताओ कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन को एज रिकॉग्नाइज करवाया था? ट्रीटी ऑफ सर्व्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ट्रीटी ऑफ लिसोने, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. जल्दी से इसका आंसर दे दो. So beta, the correct answer is Treaty of Constantinople. Which following treaty recognize Greece as an independent nation? वो कौन सी ट्रीटी थी? वो ट्रीटी थी आपकी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. अभी बिल्कुल नहीं भूलना है. ओके. Which of the following was the reason for calling off the non-cooperation movement by Gandhi ji? Pressure from the British government, second round table conference, Gandhi ji's arrest या चौरी चौरा इंसिडेंट? जल्दी से बता दो वो कौन सा रीजन था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला था. क्या ऐसा वो कौन सा इंसिडेंट था, वो कौन सा रीजन था जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने बोला? प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जीज अरेस्ट और चौरी चौरा इंसिडेंट. जल्दी से बता दो. सो द करेक्ट आंसर इज चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने उसे क्या बोल दिया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोल दिया. किसके बाद? चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद. क्लियर बच्चा? सबको सभी चीजें पता चल गई है होगी, आई होप. ये सभी चीजें हम डिटेल में ऑब्वियसली हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने वाली हूं.
Business processing outsourcing is an example of dash industry in India. अगर आपको BPO का फुल फॉर्म भी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ओके, बिजनेस प्रोसेस outsourcing is an example of dash industry. चलो जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दो बेटा. So it is an example of IT, that is information technology industry in India. Business process आउटसोर्सिंग, दैट इज BPO, किसकी एक एग्जाम्पल है? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की एक एग्जाम्पल है इंडिया में. नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प डैश इंडस्ट्री टू एक्सपांड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. चलो जल्दी से इसका आंसर दे दो. तो द करेक्ट आंसर इज ग्रीन रेवोल्यूशन ने कौन सी इंडस्ट्री को एक्सपांड होने में हेल्प की है? फर्टिलाइजर्स कैसे? बिकॉज एग्रीकल्चर में, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली आ रहा है. तो हम किन चीजों का आजकल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए? तो वो है फर्टिलाइजर्स. तो जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा एक्सपांड हुई है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को एक्सपांड किया है. Choose the correct match pair about the primitive cultivation in India from the following option. Okay, इसमें से कहाँ पे क्या बोला जाता है? जल्दी से बता दो. दहिया इन मध्य प्रदेश, कुमारी इन झारखंड, खील इन आंध्र प्रदेश या कोमन इन कर्नाटका. जल्दी से बताओ. So the correct answer is दहिया in मध्य प्रदेश. ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट है? दहिया इन मध्य प्रदेश. बार्ले राबी क्रॉप, कॉटन खारिफ क्रॉप, डैश ज़ैद क्रॉप. इनमें से कौन सा वो क्रॉप है जो ज़ैद क्रॉप है? वीट, मस्टर्ड, सोयाबीन या कुकुम्बर. चलो जल्दी से बता दो, बार्ली क्या है? राबी क्रॉप है. कॉटन क्या है? खारिफ क्रॉप है. एंड डैश इज ज़ैद क्रॉप. कौन सी क्रॉप है? कुकुम्बर. ओके, ज़ैद क्रॉप कौन सा सीजन होता है जो आपके विंटर और समर के बीच में आता है?
ओके इसके साथ साथ ज़ैद क्रॉप में वाटरमेलन, कुकुम्बर ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं वो उगाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे वाटरमेलन भी होता तो आपको वो भी आंसर था। ओके तो करेक्ट आंसर क्या है? कुकुम्बर। क्लियर? आइडेंटिफाई द सॉइल विच विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। ये कौन सी सॉइल है जिसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहले रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंड इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर, लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। जल्दी से बता दो बेटा। ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बता देती हूँ, एरिड सॉइल। उस सॉइल के अंदर आपको क्या मिलेगा? रेड टू ब्राउन इन कलर होती है, सैंडी टेक्सचर होता है, सलाइन इन नेचर एंड लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। क्लियर? A type of millet rich in iron, calcium and other micronutrients, nutritions and raffages। वो कौन सी मिलेट है? बाजरा, राजमा, ज्वार या रागी? ये तो कोई गलत बता ही नहीं सकता, इतना तो मुझे मेरे बच्चों पे भरोसा है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रागी। ठीक है, रागी बहुत ज्यादा रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एंड रफेज, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस इसके अंदर मिलता है और उसे क्या बोलते हैं? रागी। अभी कोई नहीं भूलेगा। Population of Sri Lankan Tamils is concentrated in dash region of Sri Lanka. North and South, North and East, East and West और South and East। चलो जल्दी से कमेंट कर दो। श्रीलंकन जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर कौन से रीजन में आपको देखने की मिलेगी? श्रीलंका के नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। चलो जल्दी से। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके, कौन से पार्ट में आपको ज्यादा मिलेगा? नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलो 10th क्वेश्चन आ गया। डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म एंड एथनिसिटी। 1 मार्क्स में मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ये पूछ सकते हैं। देखिए वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम करते हैं बेटा वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से, जैसे कि मैंने नंबर ऑफ टाइम आपको बोला है, वो लोग कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, डेफिनेशन तो ऑब्वियसली सबकी फेवरेट होती है। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। देखो वर्ड से ही, आपके वर्ड में ही क्या आ रहा है? मेजर। मेजर मतलब ज्यादा। ओके, ज्यादा वाला पार्ट दैट इज नोन एज मेजर। ये है आपका माइनर पार्ट। अब देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब। अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय
disregarding the wishes and needs of the minority। इसमें क्या होता है, ये ऐसी सोच होती है मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं कि वो कंट्री को क्या करे, शुड बी एबल टू रूल, वो कंट्री को रूल करे जैसा वो खुद चाहें। उन्हें बिल्कुल ये फर्क नहीं पड़ता है कि माइनॉरिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या विशेस हैं, उनकी क्या नीड्स हैं। मतलब जो मेजॉरिटी वाले, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है मेजॉरिटी वाला, ये डोमिनेंट होते हैं माइनर वालों पे। मतलब ये उनकी कोई विशेस का, कोई नीड्स का ध्यान नहीं रखते, बल्कि ये ऐसा सोचते हैं कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं हम कंट्री को रूल करें जिस तरीके से हम चाहते हैं। ओके। एथनिसिटी, एथनिसिटी में मतलब क्या होता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कुछ पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करता है। सेम लैंग्वेज हो गई, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, इन शॉर्ट। ओके, देखते हैं। अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्स इन देयर कॉमन डिसेंट। मतलब ऑब्वियसली कि जो लोग, जैसे कि आई एम पंजाबी, तो मैं क्या प्रिफर करूंगी कि मैं पंजाबी लोगों में रहूं, उनके कल्चर को फॉलो करूं। फॉलो मतलब सेम कल्चर फॉलो करूं, क्यों? बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू अ सेम ग्रुप। ठीक है, सेम कल्चर, सेम बिलोंगिंग, सेम थिंकिंग उनकी होती है, तो लोग क्या कॉमन इंटरेस्ट के लिए बोलो या सबके लिए, वो क्या प्रिफर करेंगे कि मैं जिस कम्युनिटी की हूं मैं वहां पे जाके रहूंगी तो मेरे लिए वो इजी रहेगा एंड आई बी मोर कंफर्टेबल देयर। क्लियर? विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन रेसिडरी सब्जेक्ट्स? कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो रेसिडरी सब्जेक्ट्स जो हमने देखे थे उसे मतलब उसकी अथॉरिटी उनके पास है। चलो बता दो वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो रेसिडरी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखती है, उसके लिए डिसीजंस लेती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूनियन एंड सेंटर। ओके, तो कौन सी वो अथॉरिटी है? यूनियन, और जो सेंटर अथॉरिटी है वो आपकी सभी चीजें रेसिडरी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड देखती है। Which administrative authority legislates on union list? Union list पे कौन सी वो अथॉरिटी है who keep an eye on union list? चलो जल्दी से इसका भी आंसर बता दो। तो इस तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? जो यूनियन और जो सेंटर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी है, दैट विल टेक केयर ऑफ यूनियन लिस्ट। क्लियर? ये हमने सब डिटेल में हमारे चैप्टर में पढ़ा था। Read the given data and find out which country has the most equitable distribution of income. देखिए, मंथली सिटीजन वन कंट्री ए देती है 10,500, सेकेंड को 11,200, 10,800, 11,000, 10,700 एंड एवरेज क्या निकला? 10,840। कंट्री बी देती है 600, 5,600, 600, 600, दैट विल गिव यू एवरेज ऑफ 14,800। कंट्री सी 500, 10,500, 400, 7,500, 2,000, तो वो एवरेज देती है आपको 41,90। कंट्री डी दैट इज 800, 4,800, 700, 5,750 एंड 2,410। तो आप इसमें बताइए कौन सी कंट्री है जो
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इनकम का। चलो जल्दी से बता दो। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कंट्री ए। देखिए यहाँ पे कंट्री ए 10,500 पर सिटीजन को, सेकेंड को 11,200, 10,800, 11,000, 10,700, मतलब ये जो है ऑलमोस्ट जो है आपकी इक्वल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए एक को 600 मिला तो डायरेक्ट दूसरे को 5,000 मिले, 600 600 600। रेशियो देखिए आप, एक को 5,000 फिर डायरेक्ट 10,000 फिर 400, फ्लक्चुएटिंग है। तो कौन सी आपकी ऑलमोस्ट इक्वल है? तो वो है ए। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। Read the following given below and select the correct option. Mohan is an agricultural labor. मोहन क्या है? एक agricultural labor है. There are several months in a year where he has no work and needs credit to meet his daily expenses. मतलब जैसे कि हमें पता है बहुत सारे महीने होते हैं एक साल में जब काम नहीं होता है, जो आप एग्रीकल्चर वाले जो लेबर्स होते हैं उनके पास काम नहीं होता है, तो उन्हें क्या चाहिए होता है? क्रेडिट चाहिए होता है, कुछ उधार चाहिए होता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे उठाने के लिए। ही डिपेंड्स ऑन अपॉन हिज एम्प्लॉयर, तो उसका जो बॉस है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। दी लैंड ओनर फॉर क्रेडिट हु चार्जेस एन इंटरेस्ट ऑफ 5%, तो जो पैसे उसको वो देता है उस पे वो कितना परसेंट देता है? 15% जो रेट है वो चार्ज करता है। मोहन रिपे द मनी बाय वर्किंग फिजिकली फॉर द लैंड ओनर ऑन हिज फार्म लैंड। अब मोहन क्या करता है बेचारा? वो उसके जो फार्म है वहां पे फिजिकली सारा काम करके उसको रिपे करता है। समझ में आया? सेकेंड, ओवर द ईयर हिज डेब्ट, कुछ साल बाद उसकी जो डेट है जो उसने ली है उसका क्या होगा? इंक्रीज, वो इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड नॉन पेमेंट ऑफ मंथली। ओके, मंथली अमाउंट पहले बात तो उसकी इंक्रीज होगी कि जो इतना इंटरेस्ट है वो उसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहा है। रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी, वैसे उतनी की उतनी ही रहेगी। एज ही इज वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर बट इज रीपेइंग लेस, क्योंकि वो उसके एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, उसके बॉस के लिए काम कर रहा है बट कम दे रहा है। रिड्यूस, कम हो जाएगी। as amount equivalent to his salary is being counted as monthly repayment। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उसकी जो सैलरी है, जितना उसने अमाउंट लिया है वो उसके इक्विवेलेंट है, तो वो कम हो जाएगी। और बी टोटली रिपेड, और टोटली रिपेल हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वो वहां उसके फार्म में फिजिकल काम कर रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो इसका भी आंसर। सो बेटा इसका करेक्ट आंसर है कि जो डेट है वो उसकी इंक्रीज होती रहेगी, बिकॉज सबसे पहली बात तो इतना उसके पास काम ही नहीं है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेट। जो रेट उसने डाला वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों? बिकॉज वो पेमेंट नहीं कर पाएगा मंथली अमाउंट की, इस महीने नहीं कर पाया। अभी काम भी कितना काम करेगा वो, ऑब्वियसली जो अमाउंट उसने ली है वो रीपे जब नहीं कर पाएगा तो जो भी अमाउंट है उसके डेट की, जो भी क्रेडिट की, वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर? मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मर लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। ये जैसे कि हमने देखा, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनसे जब आप पैसे लेते हो, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मोहन जैसे, जो डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल लोन सेक्टर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सेक्टर इज करेक्ट? इस इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में कौन सी चीज जो है वो करेक्ट है?
There are government bodies to supervise informal sector. Money lenders ask for a reasonable rate of interest. Cost of informal loans to the borrower is quite high. या money lenders use fair means to get their money back. जल्दी से बता दो. बेटा सुनो, अगर कई अगर आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा आंसर है, कुछ सेम लग रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड याद रखो, ठीक है? कोई आंसर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता तो उसको काट दो, ओके? दूसरा ये भी नहीं हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, तो कुछ ना आने से बेहतर है अगर आपको प्रॉपर आंसर नहीं आता है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, फिर देखिए आपका आंसर डेफिनेटली आपको एटलीस्ट आप टिक करोगे तो थोड़ा रीजनेबल, मतलब थोड़ा लॉजिकल टिक करोगे. चलो इसका तो कोई लॉजिकल है ही नहीं, है तो डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पे दिया है, इनफॉर्मल सेक्टर का एक बात बताई है तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा. तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी. ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट जो है कोई सुपरविजन नहीं करता है, उसको बिल्कुल पता नहीं होता मैंने मेरे फ्रेंड को पैसे दिया है तो हाउ गवर्नमेंट विल बी एबल टू नो दैट यस कविता हैज गिवन नो सम अमाउंट ऑफ मनी टू हिज फ्रेंड्स. नहीं, तो कोई सुपरविजन नहीं होता है. और क्या मनी लेंडर्स रीजनेबल इंटरेस्ट पे देते हैं लोगों को? बिल्कुल भी नहीं. मनी लेंडर्स क्या फेयर मीन्स यूज करते हैं, सही तरीका यूज करते हैं पैसे लेने के लिए? कते भी नहीं, ठीक है? मनी लेंडर्स जो पैसे देते हैं, जो इनफॉर्मल लोन्स होते हैं, बोरो इज क्वाइट हाई. फॉर्मल सेक्टर के मुकाबले जो लोन पे वो देते हैं वो काफी हाई होता है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे देना पड़ता है बेचारे लेबरर्स को वो काफी ज्यादा होता है. Which one of the following option describe collateral? collateral का क्या ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे पता चलेगा? collateral की डेफिनेशन मैडम ने तो इतनी बार बताई है कि डेफिनेटली मेरे सभी बच्चों को ये आएगा. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर बार्टर, ट्रेड इन बार्टर या एज एसर्ट एज गारंटी फॉर लोन. चलो चलो जल्दी से बता दो. ओके तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है असर्ट एज अ गारंटी फॉर लोन. तो कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल क्या होता है? ये एक आपका एसर्ट होता है जो अगर पर्सन पे नहीं कर पाया, ओके अगर वो पे नहीं कर पाया तो उसको अपनी जो चीजें हैं, जो अपने एसर्ट्स है, सब किसको? लेंडर को गिरवी रखनी पड़ती है. किस तौर पे? एज अ गारंटी. कि अगर मैं नहीं दे पाया तो ये चीजें उसमें वो अपना लैंड रख सकता है, प्रॉपर्टी पेपर्स रख सकता है, फिर कैटल रख सकता है, व्हीकल रख सकता है. तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती है बेटा? ये सभी चीजें आपकी आती है असर्ट. तो कोलेटरल क्या होती है? एक असर्ट होती है जो एज अ गारंटी रखी जाती है. किसके लिए? लोन के लिए. जब आप लेंडर से क्या लेते हो? पैसे लेते हो, मनी लेते हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the given statement in the context of globalization and choose the correct option. Globalization का मतलब तो पता है. It is the only way for economic development of the country. Interlinks only production based activities in dispersed location in the world. It has always given only positive results in all the countries. Yeah, leads to spread of technology, cultures and disease from a region to another. चलो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दो. बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ओके?
तो क्या वो ओनली वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरीका है? ओनली वर्ड जरूर याद रखिएगा, सिर्फ। ओके, तो क्या ये इट इज द ओनली वे टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? नहीं नहीं, और भी तरीके से कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। इंटरलिंक्स, ये देखिए, ओनली प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज, क्या सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटीज आपकी वहां पे होती है पूरे वर्ल्ड में? नो नो, नॉट एट ऑल। एलिमिनेशन मेथड ट्राई कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इट हैज ऑलवेज गिवन ओनली पॉजिटिव रिजल्ट इन, क्या हमेशा ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे जो लोग हैं वो आपके किसकी वजह से अफेक्ट होते हैं? वो अफेक्ट होते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कौन? जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं। क्यों? बिकॉज उनकी चीजें इतनी एडवांस नहीं होती है कि वो बाहर मार्केट में भेज सके। तो ये हो गया आपका कैंसर। एक ही बचा, तो बेटा ये है हमारा करेक्ट आंसर। लीड्स टू स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर, डिजीज। यस, कोरोना हमारी देन थोड़ी है, कोरोना तो चाइना की देन है, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो कल्चर्स भी चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी भी यहाँ वहां जाती है, स्प्रेड होती है। डिजीज भी, अभी कोरोना में तो सबसे ज्यादा मूवी में कौन है? डिजीज है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्यों कोई हमारी कंट्री में आता, या क्यों हम जाते किसी भी काम से? ठीक है, तो जो डी है वो बेटा आपका करेक्ट आंसर है। इन द गिवन, in the question given below, there are two statements marked as assertion and reason. रीड द assertion मतलब आपको जो चीज दी है वो देखनी है, और रीजन मतलब क्या वो चीज जो बोली है वो सही है। Different people have different development goals. People want freedom, equality, security and respect. अब इसमें आपको क्या देखना है? देखो, पहले आप assertion देख लीजिए। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि assertion में जो चीजें लिखी है क्या वो उसको जस्टिफाई कर रही है, क्या इसके रिलेशन में है, ये क्या जो ऊपर क्वेश्चन बोला है ये इसके साथ रिलेट होगा, क्या सिर्फ ये सही है, ये ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। तो आपको ऐसे 3-4 चीजों पे ध्यान रख के इन क्वेश्चंस को करना होगा। ओके, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सॉरी ए एंड आर, क्या ए और आर जो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्या आर मतलब जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों ही सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो जल्दी से पढ़ो, अच्छे से देखो और मुझे जल्दी से आंसर दे दो। ओके बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। क्यों ए? देखिए, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ये सबका यू नो डेवलपमेंट गोल सबके अलग अलग होते हैं। अब इसका आर ट्रू कैसे? पीपल वांट फ्रीडम, ये भी तो अपना ही एक डेवलपमेंट गोल है। इक्वालिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब दोनों ही सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका रीजन है। सो योर करेक्ट आंसर इज both A and R are true, and R is the correct explanation of A। ठीक है, ऑब्वियसली इसका एक्सप्लेनेशन यही तो है, डिफरेंट गोल्स हो गए डेवलपमेंट के गोल। तो डेवलपमेंट कैसे मिलेगा? फ्रीडम से, इक्वालिटी से, सिक्योरिटी से, रिस्पेक्ट से। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा 2-3 बार देख के अच्छे से पढ़ के आपको देना होगा। सेक्शन सी लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन आज की सीरीज का। अच्छे से बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा डिटेल में, एंड देन यू हैव टू आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन। और आप कैसे आंसर करोगे? आप करोगे कमेंट। कहाँ पे मैडम? कहाँ करेंगे? हम करेंगे कमेंट सेशन में, तुरंत कमेंट कर देंगे। देखती हूँ कौन सबसे पहले आंसर देता है। अब बेटा आप देखिए, मेरी लाइव क्लास होती है 6:30 to 7:30 रेगुलरली। ओके, तो
तो जल्दी से आप वहाँ पे मुझे सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड कर दीजिए, उसके बाद जाके आप मुझे फॉलो करिए और वहाँ पे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आंसर्स हम डिस्कस करते हैं पोल के थ्रू। इतनी ज़्यादा इंटरैक्टिव क्लास होती है कि आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी सारी स्टडीज हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। तो क्या करना है, चलो ऑब्वियसली मेरी क्लास में तो आना ही है सबको, पर आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना है। प्लस का अमाउंट जैसे कि बताया बहुत कम 15,000 और आइकॉनिक का जो अमाउंट है दैट इज ओनली 28,000। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। और दिवाली में फ्री क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है सीसी दैट इज क्रिएटिव कॉर्नर। Okay, then please use my code that is KVITA Kavita for additional 10% discount. Okay, तो जल्दी से जाइए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर। जैसे कि आपको इंग्लिश में नहीं आता तो कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ये भी सेम है बेटा, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन। अब धीरे धीरे मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ साथ आप लोग साथ में पढ़ते रहिए। फॉलोइंग ऑफ Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditionally institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not pur- purpose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy. It could make state power and more effective and strong. A modern army, an effective bureaucracy, a dynamic economy. Again, the dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies in the of Europe. In 1815, representatives of the European power who had collectively defeated Napoleon meet Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by Austria Chancellor, that is Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna in 1815 with the objective of undoing most of the changes that had become about in Europe during the Napoleonic War. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. A series of states were up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. I hope आप सबने मेरे साथ पढ़ लिया होगा। जिसकी रीडिंग बहुत फास्ट है वो जल्दी जल्दी पढ़ लिया होगा। चलो, अब आपको क्या करना है, करेक्ट एमसीक्यू जो है वो टिक करना है। ये देखिए यहाँ पे अगर 4 क्वेश्चंस आए तो 4 तो हमारे हाथ में ही है। और देखिए कितने क्वेश्चन, 20 मार्क्स का है ये। 4 मतलब 4 4 4 20 मार्क्स। तो ऑब्वियसली बेटा आप कितना अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलो, which of the following statement correctly describe about European conservative ideology? Preservation of beliefs introduced by Napoleon, preservation of two sectors of Christianity, preservation of socialist ideology in economic sphere, या preservation of traditionalist beliefs in state and society? चलो बेटा जल्दी से आंसर कर दो कमेंट में।
ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये रहा, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट बिलीव्स इन स्टेट एंड सोसाइटी। देखिए आप यहाँ पे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है। आइडेंटिफाई द पर्पस टू कन्वे वेना ऑफ कांग्रेस इन 1815 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सबसे पहले, टू डिक्लेयर कंपटीशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, टू रिस्टोर कंजर्वेटिव रेजाइम इन यूरोप, टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फ्रांस, टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। जल्दी से इसका आंसर दे दो बेटा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है टू रीस्टोर कंजर्वेटिव रिजाइम इन यूरोप। आई होप सबको पता चल रहा है बेटा कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा। पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, और अभी ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में आपके ऊपर पैराग्राफ होगा, देखो और अच्छे से पहले तो एकदम थरली उसे पढ़ लो। 2 बार पढ़ो। फर्स्ट टाइम क्या होता है, चीजें इतनी नहीं, सेकेंड टाइम इट विल बी ऑल क्लियर। तो आपको इतना कम टाइम लगेगा आंसर्स देने में कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपने एक बार पढ़ के, और पहले हमेशा क्या करो, जो आपके क्वेश्चंस है ना वो हमेशा पहले पढ़ लो। ओके पहले हम यूजुअली व्हाट वी यूज टू डू, पहले आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, जो 4 क्वेश्चंस दिए, ओनली क्वेश्चंस, नो ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, क्वेश्चंस पढ़ लो, देन यू रीड दी अबाउ पार्ट, फिर आप पैराग्राफ पढ़ लो, और देखो कितना जल्दी आपका जो आंसर है वो होता है। ठीक है, ट्राई दिस वंस एंड जस्ट सी। आपको हाँ ये क्वेश्चन था, ओके, तो आपने वहां टिक कर दिया। तो आपको क्वेश्चंस पहले ध्यान होने चाहिए, फिर आप ढूंढोगे ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर ये था। तो पहले क्वेश्चन एक बार देख लो, और फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको पूरा पैराग्राफ देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर, जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। चलो जल्दी से नेक्स्ट पे जाते हैं। व्हाट डिड कंजर्वेटिव फोकस ऑन द कांग्रेस ऑफ वेनिया? सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ओपिनियन। टू एस्टैब्लिश re-establish peace and stability in Europe, to establish socialism in Europe, to introduce democracy in France, to set up a new parliament in Austria. चलो जल्दी से जाइए, जाइए मतलब आंसर दीजिए। ओके तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? इसका करेक्ट आंसर ये है, टू रीएस्टैब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड, ये रहा। हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वीना इंश्योर पीस इन यूरोप? कैसे पीस को इंश्योर किया यूरोप में? विद द रिस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी, Austria was not given the control of northern Italy, laying out the balance of power between all great powers in Europe by giving power to the German Confederation. चलो जल्दी से आंसर दे दो। Okay, so correct answer is C. Laying out a balance of power
बिटवीन ऑल द ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप। क्या करना था, जो पावर है उसे बैलेंस करना था सभी यूरोपियंस के, सभी यूरोप पावर्स में, ताकि क्या बना रहे, एक बैलेंस जो है वो बना रहे। चलो हिस्ट्री का हो गया, अब देखते हैं सेम नेक्स्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy. They also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. Export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. Agriculture and industry are not exclusive of each other, they move hand in hand. For instance, the agro industry in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. चलो ये आपका आया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक अच्छा सा पैराग्राफ। जल्दी से चलो इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। Yes, manufacturing industries fall in and agriculture in dash. Manufacturing industries है वो किस में आती है और agriculture industries आपकी किसके अंदर आती है, जल्दी से बता दो। चलो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है प्राइमरी में, नो नो आती है सेकेंडरी में। ओके और एग्रीकल्चर तो अपने आप में ही बता रहे, एग्रीकल्चर सबसे पहले हम करते हैं, मतलब प्राइमरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, इसका करेक्ट आंसर है डी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन सेकेंडरी एंड एग्रीकल्चर फॉल्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। चलो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट opportunities to reduce dependence on agriculture. Identify which sector following jobs belong to डैश। यहाँ पे आपको जॉब्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको सेक्टर दिए हुए, तो आपको क्या करना है, आपको उन सेक्टर्स को मैच करना है। ओके जल्दी से, गारमेंट प्रोडक्शन प्राइमरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टर्शरी, बैंकिंग सेकेंडरी, माइनिंग क्वार्टनरी, जल्दी से बता दो। ओके चलो तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है आपका बी, दैट इज ये वाला। मतलब चलो हम मैच कर लेते हैं कुछ अलग दिखने के लिए। गारमेंट प्रोडक्शन ऑब्वियसली किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। क्यों, बिकॉज चीजें आपने ली है उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया है और फिर जो है वो आपके गारमेंट्स बने हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बी का 4, क्वार्टनरी। ओके बैंकिंग आएगा आपका टर्शरी, टर्शरी यस, तो सी का बी। माइनिंग तो हमें पता है प्राइमरी होता है। क्लियर हुआ, तो आपको ऐसे ही करना है आंसर, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर? कौन सी वो चीजें हैं जो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग करने में हेल्प नहीं करती है? मैन्युफैक्चरिंग फार्म प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडिंग अनस्किल्ड लेबर फोर्स, सप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रिड्यूसिंग ट्यूबवेल पंप्स एंड स्प्रिंकल्स। चलो जल्दी से शुरू कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर तो पता चल ही गया होगा, बी। कभी भी कहीं भी अनस्किल्ड लेबर अगर आप दोगे तो डेफिनेटली वो कोई भी चीज मॉडर्नाइज करने में हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या वो कोई भी पार्ट हो आपके काम का। तो हर जगह लोगों को कैसे लोग चाहिए? उन्हें स्किल्ड लोग चाहिए, ठीक है, स्किल्ड लेबर चाहिए जो उनके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सके। या स्किल्ड लेबर होते हैं तो वो चीजें सीखने में बहुत कम टाइम लगाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी वो चीजें सीख भी जाते हैं। तो क्या इसमें हेल्प नहीं करता है? जब आप अनस्किल्ड लेबर्स दोगे तो वो मॉडर्नाइजिंग नहीं करवा सकता है। चलो मैडम नेक्स्ट दे दो जल्दी से। In order to attract foreign manufacturing firms, a country needs to develop. अगर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को अगर हमारे कंट्री में हमें अट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? एग्रेरियन फैसिलिटीज, कल्टीवेबल लैंड, मीडिया फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज? ओके तो अब इसमें आप कैसे एलिमिनेट करोगे? एग्रेरियन फैसिलिटी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल्टीवेबल लैंड से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली मीडिया से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो किससे फर्क पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की, कि अगर उस कंट्री में अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगी तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगी बेटा? मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि वहां पे क्या फैसिलिटीज अच्छी है, क्या जो चीजें मेरी इंडस्ट्री को वहां लगाई जाएगी तो वहां पे जिन चीजों की जरूरत है वो अवेलेबल है। तो ये सब किसमें पता चलेगा? ये सब पता चलेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में। ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। सो खत्म हो गए दो, मतलब ये अगर दो के दो सबके राइट हुए तो कितने मार्क्स आ गए? 8 मार्क्स तो आ ही गए। गुड गुड। ऐसे मैं और क्वेश्चंस लाती रहूंगी ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और बोर्ड्स तक यू विल बी प्रिपेयर्ड लाइक एवरीथिंग, ताकि आपको कुछ भी डाउट कहीं पे भी ना हो। नेक्स्ट है आपका सेम। In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectation of the citizen. Some people think that democracy produces less effective government. It is, of course, true, and non democratic rulers are very quick and efficient in decision making and implementation, whereas democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. So, some delay is bound to take place, but because it has followed procedures, a decision may be both more acceptable to the people and more effective. Moreover, when citizens went to know if a decision was taken through the correct procedure, they can find this out. They have the right and means to examine the process of decision making. This is known as transparency. The factor is often missing for
from a non-democratic government. Yes, this is another aspect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's ओन गवर्नमेंट. देखिए कितना सारा आपको डेमोक्रेसी के बारे में पैरास से भी पता चलता है. ठीक है, तो आई होप सबने मेरे साथ अच्छे से पढ़ लिया होगा. चलो तो देखती हूँ सबसे पहले कौन आंसर देगा. पीपल्स राइट टू चूज देयर ओन रूलर्स इज कॉल्ड डैश. राइट टू इनिशिएट, राइट टू पेस्टेट, राइट टू वोट, राइट टू रेफरेंडम. जल्दी से आंसर बता दो. ओके तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? राइट टू वोट. जब खुद लोग अपने पसंद करके कैसे अपने लीडर्स को या जो रूलर्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली वोट करने से. और तो उनको बोलेगा नहीं मैडम आप चाहते हो मैं आपको रूल करूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो क्या होता है? वोटिंग होता है. जैसे कि आप देखोगे स्कूल्स में हेड गर्ल एंड हेड बॉय सिलेक्ट होते हैं ना, ऑब्वियसली दे विल टेक सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी चीजें वो आपके लिए करते हैं. तो आपको क्या करने का हक मिलता है? जो सारे बच्चे हैं वो वोट करते हैं कि हमारा जो फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव, यस, जो हमारा फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव है हम उसे वोट करेंगे. तो ऐसे सब लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं और उन सारी वोट्स की कलेक्टिंग में से जो हेड गर्ल या हेड बॉय है वो सिलेक्ट होता है. Next, which of the following options helps in promoting transparency in the governance? Transparency मतलब आप easily चीजें हैं जो देख सकते हो. Right to education, right to information, right against exploitation, right to speech and expression. चलो जल्दी से इसका आंसर दे दो. तो बेटा इसमें करेक्ट ट्रांसपेरेंसी कैसे रहती है? ट्रांसपेरेंसी रहती है इंफॉर्मेशन से. अगर आप गवर्नमेंट को कोई भी चीजें पूछो या गवर्नमेंट आपको सारी इंफॉर्मेशन, ये तो हमारे राइट है, ठीक है, ऑब्वियसली ये भी राइट है, बट ट्रांसपेरेंसी किससे रहेगी? इंफॉर्मेशन से. जितनी चीजें हमें पता होगी उतना हम ज्यादा अवेयर होंगे, उतना ज्यादा हम क्या होंगे? अवेयर होंगे. तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि चीजें यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपसे कुछ नहीं छुपाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो दे देती है. हुआ आपको क्लियर ये? डैश मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट. क्या चीज गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाती है? क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन, पीपल्स मूवमेंट, फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन या होल्डिंग पावर्स. जल्दी से बता दो. अब बेटा यहाँ पे आप देखिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कि जो सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो गवर्नमेंट क्या करे? सब फॉलो करे. तो ये हमें कैसे देखने को मिलेगा? जब फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे. ठीक है, तो फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए, आपके ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं होगा रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड ऑल. तो ये जो है हमारे गवर्नमेंट को क्या बनाती है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस.
Decision is last question. Decisions in a democracy are more acceptable to the people because they are dash. Taken swiftly and implemented quickly. Taken by giving privileges to the people. Taken through elites, voters. Taken after following due processes. चलो जल्दी से आंसर दे दो. डिसीजन इन डेमोक्रेसी आर मोर एक्सेप्टेबल. जो डेमोक्रेसी के डिसीजन होते हैं वो ज्यादा एक्सेप्टेबल कब होते हैं? आंसर दे दो जल्दी से. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टेकन आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस. जो पूरा आपका डिसीजन होता है डेमोक्रेसी का वो एक्सेप्टेबल कब होता है? जब पूरा जो प्रोसेस है उसे अच्छे से किया जाए. ठीक है, क्लियर हुए? ये किसके कितने राइट हुए? चलो जल्दी से बताओ, कमेंट कर दो. मैडम मेरे इतने करेक्ट हुए, मेरे इतने रॉन्ग हुए. चलो जल्दी से कमेंट कर दो एंड लेट मी नो. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे लास्ट है. ओके, हैप्पी, आई नो एवरीवन इज हैप्पी. ऑब्वियसली आपके इतने सारे क्वेश्चन सही होंगे तो हैप्पी तो हो ही जाओगे. लास्ट है मतलब अगर ये भी मेरे सारे सही हो गए मतलब मुझे सब आता है इस पार्ट का. आगे बेटा मैं ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लाने वाली हूँ पूरे मंथ. दिस मंथ ऑफ दिवाली विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत चीजें आपको मिलने वाली है. Ford Motors, an American company, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world. Ford Motors came to India in 1995 and spent about 1700 crores to set up a large plant near Chennai. This was done in collaboration with Mahindra and Mahindra, a major Indian manufacturer of jeeps and trucks. ऑब्वियसली महिंद्रा का नाम तो हम सबने ही सुना है. कोलैबोरेशन मतलब दोनों ने क्या किया, साथ में आके उन्होंने एक कंपनी को बनाया, कोलैबोरेट हुए, मर्ज हुए. फॉरेन कंट्रीज कौन सी थी? फोर्ड. और इंडिया की महिंद्रा. दोनों मर्ज हो गए, जैसे कि मारुति सुजुकी. मारुति इंडिया का, सुजुकी आपका है जापान का. ओके जैसे. But the year 2004, Ford Motors was selling 27,000 cars in the Indian market, while 24,000 cars were exported from India टू साउथ अफ्रीका. मतलब इंडिया से वो बाहर जाते थे. कहा? साउथ अफ्रीका में, मैक्सिको में एंड ब्राजील में. द कंपनी वांटेड टू डेवलप फॉर इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस दी ग्लोब. अब क्या चाहती थी? फोर्ड जो है इंडिया में डेवलप होना चाहती थी कि जो उसकी सप्लाई है वो थ्रू आउट द ग्लोब, मतलब पूरी एंटायर जो आपकी वर्ल्ड है वहां पे इजीली कर सके. ये आ गया ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट. The passage given above relates to which of the following options? जो हमने पूरा ये पैसेज जो हमने पढ़ा है इससे आपको क्या पता चलेगा? अगर आपको ऑप्शंस देखो तो एलिमिनेशन इस पे याद रखिएगा. इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कोलैबोरेशन या इंटरनेशनल कंपटीशन. जल्दी से इसका आंसर दे दो. तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है वो क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मतलब फॉर जो क्या है, फॉरेन कंट्री की जो
आपकी एक कंपनी है, उसने कहाँ पे इन्वेस्ट किया? उसने इन्वेस्ट किया इंडिया में। तो ये क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हेन फॉरेन कंपनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री, यू नो दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ सेव करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट। और जब कोई बाहर की एमएनसी आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करे, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Next, according to the given passage, Ford Motors can be termed as MNC. देखा, multinational company based on which of the following options? इन following option में से MNC को आप कैसे बोल सकते हो? Ford को production of different types of automobiles, largest automobile manufacturer in the world because of large scale export of cars across globe, industrial and commercial ventures across globe. चलो जल्दी से बताओ. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वेंचर्स अक्रॉस। मतलब वो क्या हो रहे हैं? दोनों जो इंडस्ट्रीज थे वो कमर्शियल पर्पस के लिए क्या हुए? वेंचर हुए, मिक्स हुए। कहाँ के लिए? ताकि वो एंटायर ग्लोब में क्या कर सके? अपनी चीजें जो है वो सेल आउट कर सके। By setting up their production plants in India, Ford Motors want to, you know, जो Ford Motors आपके इंडिया में प्लांट सेटअप किया था, तो उससे वो क्या चाहते थे? Collaborate with a leading Indian automobile company, satisfy the demand of American, African, and Indian market, have the benefit of low cost production and a large market, take over a small automobile manufacturing unit in India. चलो जल्दी से आंसर दे दो बेटा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टैप द बेनिफिट्स ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड अ लार्ज मार्केट। इंडिया में उन्हें क्या मिला? बेनिफिट मिला। सबसे तो पहले जो आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट था वो बहुत कम था, बिकॉज यहाँ पे इजीली आपको चीप लेबर मिल जाता है। और बहुत बड़ा जो मार्केट है वो किसको मिला? फोर्ड मोटर्स को मिला। इसके लिए जो है उनकी प्रोडक्शन प्लांट उन्होंने कहाँ पे सेटअप किया? इंडिया में। Ford Motors wished to develop Ford India as a component supplying base for its other plants. Okay? Across the globe is an evidence of Ford Motors ने जो इंडिया के साथ मिलके इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया और इतनी ज्यादा चीजों को जो उनकी कार्स है सप्लाई किया, तो ये क्या चीज का एविडेंस है? नॉट ओनली इन इंडिया बट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Promoting local industries of India, merging trade from different countries, supplying jobs to factory workers in India, या interlinking of production across the countries. चलो बेटा जल्दी से. तो
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, तो मतलब जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या करे, पूरी कंट्री के अंदर पूरी कंट्री के साथ अक्रॉस कंट्रीज इंटरलिंक करे। इसलिए फोर्ड मोटर्स ने इंडिया के साथ क्या किया, मर्ज किया और बहुत सारी प्रोडक्शन की, और वो एंटायर वर्ल्ड में दे स्टार्टेड सप्लाइंग। ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। नाउ अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप आइए 6:30 to 7:30 मेरी लाइव क्लास में और देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वी हैव अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव सेशन जहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा। और प्लीज आपको सब्सक्रिप्शन जरूर लेना है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। दिस इज माई कोड कविता के VITA कविता। क्या करना है, लाइक तो डेफिनेटली करना ही होगा। यूट्यूब पे जरूर कमेंट्स करिए आप क्या चाहते हो मैं आगे आप लोगों के लिए क्या चीज लेके आऊं। सब्सक्राइब करना है लेट्स क्रैक CBSE 9th and 10th, दिस इज माय चैनल। जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को तो जरूर हिट करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए मैडम की आपको तुरंत पता चल जाए। ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप और लेटेस्ट अपडेट्स ऑन एंड अपकमिंग वीडियो, जो भी हमारे अपकमिंग वीडियोस है टेलीग्राम ग्रुप को आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आने वाले हैं वो मिलेगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड योर फैमिली विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। और आपकी हाल फिलहाल आपकी हैप्पीनेस क्या है कि मैडम प्लीज ब्लेस कर दो हमें कि हम बोर्ड्स में क्या करें, हम बोर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आए। डेफिनेटली बेटा बस इतना करिएगा, सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आगे। हैव अ वेरी गुड डे, सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो।